फ्रेंड्स, ये वीडियो का चौथा पार्ट है। बाकी के 3 वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से देख सकते हैं अथवा यूट्यूब पर एग्जाम स्टडी एक्सी सर्च करके भी देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो का हम पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है कि 7 मई 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने देश में अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु प्रधानमंत्री शोध छात्रवृत्ति योजना में विभिन्न संशोधनों की घोषणा की। संशोधन के बाद अब किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए गेट स्कोर की न्यूनतम आवश्यकता को 750 से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो ये 750 से घटा करके 650 कर दिया गया है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री शोध छात्रवृत्ति योजना जो है, इसकी शुरुआत बजट 2018-19 में जो है की गई थी। 2018-19 के बजट में की गई थी ताकि जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनमें शोध की गुणवत्ता में जो है वो सुधार हो। और नेक्स्ट देखते हैं कि 5 मई 2020 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जानकारी प्रदान की कि राज्य सरकार बाहरी राज्यों से राज्य में आने वाले लोगों के परिजनों को शिक्षित एवं संवेदनशील बनाने और सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक नया कार्यक्रम निगाह शुरू करेगी। तो ये राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश ने जो है जो भी प्रवासी मजदूर हैं उनको शिक्षित करने के लिए, उनको संवेदनशील बनाने के लिए एक निगाह कार्यक्रम शुरू की है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस योजना की जानकारी दी है। और इस योजना में क्या होगा कि आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, उनके माध्यम से क्या कहते हैं कि इस प्रकार के मजदूरों पे नज़र रखी जाएगी। और अगली न्यूज़ है नाइकर सम्मान योजना को लेकर के। 6 मई 2020 को किस राज्य में बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु नाइकर सम्मान योजना की शुरुआत की गई है? तो नाइकर सम्मान योजना शुरू करने वाला राज्य जो है वो कर्नाटक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 मई 2020 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा ने नाइकर सम्मान योजना शुरू की। इस योजना के तहत बुनकरों को 2000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही में इस योजना से जुड़े तथ्यों को देखते हैं कि इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने किसानों, निर्माण कार्य में लगे मजदूरों, बुनकरों, ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के लिए 1610 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। पैकेज के तहत इन सभी लोगों को लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। फूल उत्पादकों को 25,000 प्रति हेक्टेयर प्रदान किया जाएगा। वहीं कपड़ा धोने वाले, नाई, निर्माण कार्य में लगे मजदूर, ऑटो टैक्सी ड्राइवरों को 5-5 हज़ार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के 2 माह के तहत शुल्क माफ़ किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो कोविड-19 के कारण जो एक गंभीर स्थिति, संकट खड़ा हुआ था, एक गंभीर स्थिति पैदा हुई थी, उससे जो है छोटे छोटे रोजगार धारकों को बचाने के लिए कर्नाटक सरकार के द्वारा जो है नाइकर सम्मान योजना शुरू की गई है। और अगली न्यूज़ गरुण पोर्टल को लेकर के है। 5 मई 2020 को किसके द्वारा गरुण नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के द्वारा। और यहाँ पर देखिए गरुण का पूरा नाम क्या है, ये एमपीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एमपी हरित ग्राम योजना को लेकर के है। और बिरसा हरित ग्राम योजना से संबंधित यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से तथ्य जो है वो सही नहीं है। पूरा सवाल है कि 4 मई 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिरसा हरित ग्राम योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला तथ्य है बिरसा हरित ग्राम योजना ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि बिरसा हरित ग्राम योजना जो कि झारखंड सरकार की है, ये ग्रामीण विकास के द्वारा संचालित है। इस योजना के तहत 5 लाख परिवारों को 100 फलदार पौधे लगाने हेतु दिए जाएंगे। इन पौधों का पट्टा भी उन्हें दिया जाएगा, यानी कि पौधों की जिम्मेदारी, पौधों की देखभाल करने का हक भी जो है ग्रामीणों को दिया जाएगा। तो बी स्टेटमेंट भी सही है। और सी है कि पौधरोपण से लगभग 3 वर्ष बाद प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये की वार्षिक आमदनी होने की संभावना है। तो सी स्टेटमेंट भी सही है। परंतु डी स्टेटमेंट गलत है कि योजना के तहत राज्य भर में 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। दरअसल 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य नहीं है। इस योजना के तहत राज्य भर में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। तो इसलिए जो है चौथा स्टेटमेंट जो डी है वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि यहाँ पर 10 करोड़ नहीं है, यहाँ पर जो है वो 5 करोड़ है। और नेक्स्ट सवाल है कि 23 अप्रैल 2020 को किस राज्य के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुविधा हेतु संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा जो प्राइमरी स्तर के बच्चे हैं उनको जो है कोविड-19 के प्रभाव के चलते जो है घर बैठे पढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च किया गया है। और इस एप्लीकेशन में देख सकते हैं कि कार्टून व फिल्मों के माध्यम से 5वीं कक्षा की पढ़ाई को सरल व रुचिकर बनाया गया है। तो जैसा कि 5वीं
कक्षा के बच्चे का जो एक अधिगम का लेवल होता है उसमें ज़्यादातर जो है वो फिल्मों के माध्यम से, दृश्य चित्रों के माध्यम से अधिगम को मैक्सिमम जो है उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है। तो इसी को ध्यान में रख करके हरियाणा सरकार के द्वारा एक संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। और नेक्स्ट सवाल है कि मई 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो ये समिति बनाई गई है राजेश भूषण की अध्यक्षता में, और 11 सदस्यीय ये समिति होगी जिसकी अध्यक्षता जो है वो ऑन ड्यूटी अधिकारी राजेश भूषण करेंगे। और अगला सवाल इसी के साथ में हम देखेंगे कौन सा है। यह है कि 27 से 29 मई 2020 के मध्य सेना के कमांडरों का सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ है नई दिल्ली में। और आपको बता दें कि सेना के कमांडरों का ये जो है अपेक्स, एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो अपेक्स स्तर की वार्ता थी, जो है सर्वोच्च स्तर की वार्ता थी, जहाँ पर रक्षा से संबंधित जो है क्या कहते हैं, जो भी रणनीतियाँ होती हैं, जो भी उपाय होते हैं, जो भी क्या कहते हैं सिद्धांत होते हैं, उन पर डिस्कस किया जाता है। वर्ष में 2 बार आयोजित होने वाला यह सम्मेलन है जो कि नई दिल्ली में इस बार संपन्न हुआ है। और नेक्स्ट है कि 30 अप्रैल 2020 को किस देश ने ईरान समर्थित आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाते हुए उसे एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो ये देश है जर्मनी, जिन्होंने ईरान के समर्थित आतंकी संगठन जो है हिजबुल्लाह, उस पर आतंकवादी संगठन उसको घोषित किया है। दरअसल हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान का एक उग्रवादी राजनीतिक शिया मुस्लिम बहुल समूह है, जिसका अर्थ होता है, हिजबुल्लाह का अर्थ अरबी भाषा में होता है पार्टी ऑफ गॉड, यानी कि अल्लाह की पार्टी। और इसकी स्थापना जो है 1982 में प्रथम इजराइल लेबनान युद्ध के बाद की गई थी। इस आतंकी संगठन को संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों द्वारा आतंकवादी समूह के रूप में नामित किया गया है। वर्तमान में इस समूह के सीरिया एवं ईरान के साथ राजनीतिक तथा सैन्य संबंध हैं। यह संगठन मुख्य रूप से दक्षिणी बेरूत, दक्षिणी लेबनान और बेका घाटी के शिया बहुल क्षेत्रों में विस्तृत है। तो यहाँ पर जर्मनी ने जो है जो अपने उसके यहाँ आतंकवादी क्या कहते हैं हमला होने की एक शंका की आशंका जो जर्मनी को थी, उसके मद्देनज़र उसको ध्यान में रखते हुए हिजबुल्लाह को जो है एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है। और अगर यहाँ से पूछा जाता है कि इस हिजबुल्लाह का संबंध किस देश से है, तो हिजबुल्लाह का संबंध जो है वो लेबनान से है। और 1982 में इसकी स्थापना इजराइल लेबनान युद्ध के समय की गई थी, की बात की गई थी। अब चलिए यहाँ पर हम मैप के माध्यम से देख लेते हैं कि जर्मनी कहाँ पे है। तो जर्मनी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जर्मनी है जो कि यूरोप में पड़ता है। और यहाँ पर आपका जो है ईरान है, यहाँ पर जो कि खाड़ी देश है। और अगर आप 17 नंबर पर देखेंगे बहुत ध्यान से, सीरिया जिसके साथ में हिजबुल्लाह के क्या कहते हैं सैन्य संबंध हैं, तो 17 नंबर को पॉइंट पर अगर देखेंगे जो कि मेडिटेरियन सी से लगा हुआ है, तो यहाँ पर लेबनान है जहाँ पर इसके मुख्यालय हैं हिजबुल्लाह की। तो ये थोड़ा मैप के माध्यम से देखने की कोशिश इसलिए है ताकि थोड़ा सा जो है वो क्या कहते हैं जोग्राफिकल लोकेशन आपको ध्यान में, आपके दिमाग में रहे। और अगली न्यूज़ बनेरघट्टा जैविक उद्यान को लेकर के है। चलिए हम देखते हैं सवाल क्या है कि मई 2020 में बनेरघट्टा जैविक उद्यान ने एनिमल एडाप्टेशन प्रोग्राम के तहत नागरिकों को 1 वर्ष के लिए उद्यान के वन्य जीवों को गोद लेने की अनुमति प्रदान की है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि गोद लेने के तहत प्रावधान ये है कि आप उनको घर ले जा सकते हैं। तो सवाल में पूछा जा रहा है कि यह उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो दरअसल उद्यान जो है दक्षिण भारत के बेंगलुरु में स्थित है। और यहाँ पर एक और बात ध्यान करने वाली बात यह है कि बनेरघट्टा जैविक उद्यान है। चलिए अब हम इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि यहाँ से कुछ और तरीके से जो सवाल बन सकते हैं वो कैसे बन सकते हैं। पहला सवाल हो गया कि बनेरघट्टा जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। इसने प्रोग्राम कौन सा शुरू किया है, तो एनिमल एडाप्टेशन प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत 1 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए जो यहाँ के वन्य जीव हैं आप उनको घर ले जा सकते हैं। इस जैविक उद्यान को घर ले जाने हेतु नागरिकों को कुछ धनराशि अदा करनी होगी, जिसमें से भारतीय कोबरा के लिए जो है आपको 2000 रुपये, और एशियाई हाथी के लिए आपको कितना देना पड़ेगा, तो उसके लिए देना पड़ेगा 1,75,000 रुपये। इस जैविक उद्यान से किंग कोबरा, जंगली बिल्ली, असमिया लंगूर, काला हिरण, सांभर इत्यादि को गोद ले सकते हैं। इसमें भागीदार लोगों को आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत कर में छूट प्रदान की जाएगी। और 80G आयकर अधिनियम की धारा 80G का संबंध जो है वो दान से है। तो यहाँ पर एक प्रकार से आप उसको जो है वो जो हमारे यहाँ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात आती है, जो बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन की बात आती है, जैव विविधता संरक्षण की बात आती है, वहाँ कहीं ना कहीं आप जो है इस अधिनियम के माध्यम से दान कर रहे हैं। तो इसका भी प्रावधान है, यानी कि आपको छूट प्रदान की जाएगी।
और नेक्स्ट है कि बनेरघट्टा जैविक उद्यान की स्थापना 1972 में हुई थी और जिसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा जा सकता है कि बनेरघट्टा राष्ट्रीय जैविक उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी, लेकिन इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? तो 1974 में, यानी कि 2 साल बाद इसे जो है वो क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि 2006 में देश के पहले तितली पार्क की स्थापना यहीं पर की गई है। अब देखिए, आप सोचेंगे कि मैंने इतने बहुत सारी स्टेटमेंट पढ़ दी, इसको पढ़ने का क्या कारण था, क्या लॉजिक था, क्या ज़रूरत थी? तो दरअसल स्टेट पीएससी जैसी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा घुमा फिरा करके सवाल पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको पूछना ज़रूरी था। मान लीजिए इसको सवाल में ऐसे पूछ लेते हैं कि हाल ही में एक पार्क जो कि दक्षिण भारत में बेंगलुरु में स्थित है, 72 में स्थापना हुई थी, तितली पार्क स्थापित किया गया है, किस लिए प्रसिद्ध है? और विकल्प में दे दें, एक जैविक उद्यान है या इसने हाल ही में एनिमल एडाप्टेशन प्रोग्राम प्रारंभ किया है। तो ऐसे स्टेटमेंट बना करके दिया जा सकता है। और वन लाइनर सवाल के रूप में बहुत सारे सवाल हैं, कहाँ पे है? बेंगलुरु में है, जैविक उद्यान है, 1 वर्ष के लिए एनिमल एडाप्टेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है, तितली पार्क की स्थापना की गई है, 74 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, 72 में इसकी स्थापना हुई थी। आयकर अधिनियम 80 के तहत जो है यहाँ पर अगर आप क्या कहते हैं बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में अपना रोल अदा करते हैं तो आपको वहाँ पर छूट प्रदान की जाएगी। बहुत सारे सवाल बन सकते हैं यहाँ से। और अगली न्यूज़ झारखंड से है, जिन्होंने पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखते हैं, 8 मई 2020 को झारखंड सरकार ने पान मसाला पर 1 वर्ष तक का प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया। यह प्रतिबंध विभिन्न जिलों से प्राप्त 41 पान मसाला के नमूनों की जांच में किसकी मात्रा पाए जाने के कारण लगाया गया है? तो ये मात्रा पाई गई है मैग्नीशियम कार्बोनेट, और मैग्नीशियम कार्बोनेट जो कि तंबाकू में मिलाया जाना वो प्रतिबंध है। अब यहाँ पर एक सवाल और बन सकता है कि पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य ने पान मसाला पर 1 वर्ष तक के लिए प्रतिबंध को बढ़ाया है? तो ये प्रतिबंध बढ़ाया है झारखंड ने, और झारखंड पीसीएस में तो ये सवाल जरूर पूछा जाएगा, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए इससे जुड़ा और तथ्य देख लेते हैं। यह प्रतिबंध 11 ब्रांडों के पान मसाला पर लगाया गया है। 41 पान मसालों से प्राप्त हुआ है ये नमूना, जिसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाया गया है। उल्लेखनीय है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट से हृदय की बीमारी सहित विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। सेफ्टी फूड एक्ट 2006 के तहत दिए गए मानक के अनुसार पान मसाला में मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलाया जाना प्रतिबंध है। तो ये किस कानून के तहत पान मसाला में मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलाया जाना प्रतिबंध है, बैन किया गया है? तो ये एक्ट है फूड सेफ्टी एक्ट 2006। और अगला है तंबाकू। झारखंड में तंबाकू सेवन करने वाले लोगों का प्रतिशत 38.9% है, जिसमें चबाने वाले तंबाकू का सेवन करने वालों का प्रतिशत 34.5% है, यानी कि 34.5% है, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक है। तो इस तरह के सवाल हैं, तथ्य हैं, जो स्टेट पीएससी के लिए, वन लाइनर परीक्षा के लिए और झारखंड पीएससी के लिए तो जरूर महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा ये सवाल।